हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक माइंड्स ट्यूटर। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। ऐसे तो फाइनल एग्जाम में सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन ही इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, बट फिर भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन एवरी फील्ड। हम डेली कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है, कैसे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, ये सब जानने से हम अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो फर्स्ट जो सेशन है दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन है क्या, अगर हमें डिफाइन करना हो व्हाट इज कम्युनिकेशन, हाउ वुड वी डिफाइन इट। तो वी कैन से दैट कम्युनिकेशन का मतलब होता है शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। तो जब भी हम अपने आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस दूसरों के साथ शेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और ये जो कम्युनिकेशन है ये एक लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर, यहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शेयर करना। अब क्वेश्चन इज कि हम कम्युनिकेट करते क्यों हैं, ये कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी है कम्युनिकेट करना। तो देर आर थ्री रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट करते हैं। फर्स्ट इज इन्फॉर्म, यानी जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, किसी को कुछ कोई फैक्ट बताना होता है, तब हम कम्युनिकेट करते हैं। एंड सेकेंड इज द इन्फ्लुएंस, किसी से अपनी बात मनवानी है, आप चाहते हो कि लोग आपके आइडियाज से, आपके व्यूज से एग्री हो, तब हम कम्युनिकेट करते हैं, यानी लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं। एंड थर्ड वन इज द फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं, यानी आप कैसा फील कर रहे हो, आप बहुत अपसेट हो या बहुत खुश हो, वो एक्सप्रेस करना चाहते हो, या फिर आप से आपको बहुत भूख लग रही है वो बताना चाहते हो, आपको इस वीडियो की नोट चाहिए ये एक्सप्रेस करना चाहते हो। तो ये सभी फीलिंग्स हैं, तो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं। सो दीज आर द 3 रीजंस जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट करते हैं। अब जब हम कम्युनिकेट करते हैं, वो जो कम्युनिकेट प्रोसेस होता है, जब इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, वो इंफॉर्मेशन जो शेयर किए जा रहे हैं वो हो सकता है इन्फॉर्म करने के लिए हो, कोई फैक्ट के बारे में बताना हो, या किसी दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा हो, हर कंडीशन में वो इंफॉर्मेशन को दे रहा है, राइट। एंड दूसरी तरफ उस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जा रहा है। तो रिसीव करने वाला एक पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। तो देखा जाए तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है इट्स अ टू वे एक्सचेंज। एक तरफ इंफॉर्मेशन देने वाला होता है, एक तरफ इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला होता है, राइट। सो इट्स अ गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो अब ये जो प्रोसेस होता है उसमें जब इंफॉर्मेशन हम देते हैं, वो इंफॉर्मेशन हम लिख कर भी दे सकते हैं और बोल कर भी दे सकते हैं। एंड दूसरी तरफ जब हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो हम पढ़कर भी रिसीव कर सकते हैं और सुनकर भी रिसीव कर सकते हैं। सो इट्स अ टू वे एक्सचेंज प्रोसेस। नाउ ये जो प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन हम देते हैं और रिसीव करते हैं, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं जिनकी बगैर ये जो एक्सचेंज प्रोसेस है, ये जो टू वे प्रोसेस है, ये कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो वो एलिमेंट्स क्या हैं? तो फर्स्ट इज द सेंडर, जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, यानी जो इंफॉर्मेशन भेजता है, सेंड करता है, इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम सेंडर कहते हैं। सेकेंड इज द मैसेज, जब सेंडर के पास कोई मैसेज होता है तभी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो मैसेज इज द इंफॉर्मेशन जो सेंडर शेयर करना चाहता है। एंड नेक्स्ट इज द चैनल, किस मीडियम के थ्रू वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, लाइक वो फोन कॉल के थ्रू अपने फ्रेंड को कोई इंफॉर्मेशन बता रहा है, या फिर वीडियो कॉल से पर बात कर रहा है, या फेस टू फेस बात कर रहा है। ये सभी मीडियम्स हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, शेयर की जाती है। सो थर्ड इज द चैनल। एंड फोर्थ वन इज द रिसीवर, यानी उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कौन करने वाला है। तो जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है उसे हम रिसीवर कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज द फीडबैक। फीडबैक होता है रिस्पॉन्स, यानी इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद रिसीवर जो रिस्पॉन्स भेजता है, जो एक्नॉलेजमेंट भेजता है, उसे हम फीडबैक कहते हैं। एंड फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन का, बिकॉज बिना फीडबैक के ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट ही नहीं हो सकता। जैसे सपोज आप अपने फ्रेंड को फोन पर बता रहे हो कि कल एग्जाम है, और वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा, मे बी सिग्नल्स वीक है, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, राइट। तो जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, क्योंकि आपको लगा इन्फॉर्मेशन रिसीव ही नहीं हुई है। सो रिस्पॉन्स और फीडबैक के थ्रू ही एक जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव का मतलब है कि आपका व्यू पॉइंट, आपका आइडिया, किस तरीके से आप सोचते हो, दैट इज योर पर्सपेक्टिव। सो पर्सपेक्टिव हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करते हैं।
और इन फैक्टर्स को हम बैरियर्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज इन फैक्टर्स की वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी अफेक्ट होता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। दैट्स व्हाई these फैक्टर्स आर कॉल्ड द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट फैक्टर इज द लैंग्वेज। तो अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है, सपोज आप सिर्फ हिंदी जानते हो और सामने वाला इंग्लिश में बोल रहा है, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है, राइट? या फिर आपको लैंग्वेज आती है बट उस लैंग्वेज के इतने डिफिकल्ट वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता है। लाइक एक छोटे बच्चे को अगर हम कहें यू हैव टू वर्क इंडिपेंडेंटली, अब उसे इंडिपेंडेंटली का मीनिंग नहीं पता है, तो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। तो लैंग्वेज अफेक्ट करती है हमारी कम्युनिकेशन को, तो इट्स अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज अ पास्ट एक्सपीरियंस, यानी आपने कैसा अनुभव लिया है पास्ट में, वो भी हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। एक फर्स्ट टाइम किसी टॉपिक पर आपको बोलने के लिए क्लास में बोला जाता है, और जब आप सभी के सामने प्रेजेंट करते हो अपने थॉट्स को, तो जो आपकी वे ऑफ टॉकिंग है या आपकी टोन है, उसको सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तो अब इस एक्सपीरियंस के बाद आप नेक्स्ट टाइम हेजिटेट करते हो सबके सामने बोलने के लिए। सो आपके एक्सपीरियंस की वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट हो गया है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट इज द फीलिंग्स। आप कैसा फील कर रहे हो? सपोज सुबह सुबह आपको आपकी मम्मी या पापा से घर में बहुत ज्यादा डांट पड़ गई है, या स्कूल में ही क्लास में किसी फ्रेंड से आपकी बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई है, उस फ्रेंड ने आपको बहुत कुछ सुना दिया है, तो आप बहुत अपसेट फील कर रहे हो। और इस समय जब टीचर जब पढ़ाएगा, तो जो इन्फॉर्मेशन टीचर दे रहा है, क्या आप उसे सुन पाओगे, क्या उसे रिसीव कर पाओगे? तो यहाँ पर आप टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ योर फीलिंग्स। तो फीलिंग्स भी हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज द पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर का मतलब होता है जो हमारी पर्सनल हैबिट्स है, द वे ऑफ थिंकिंग है, यानी सभी इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन में अफेक्ट कर सकता है। लाइक जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तो एक स्टूडेंट तो बहुत ध्यान से कंसंट्रेट से मैम की बात सुन रहा है, जबकि जो दूसरा स्टूडेंट है वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा, वो बाहर विंडो की तरफ देख रहा है। तो अब प्रॉब्लम क्या है दोनों में? देखा जाए तो एक की जो लर्निंग हैबिट है वो ये है कि वो पढ़कर सुनकर सीख सकता है इजिली, और जो दूसरे की जो लर्निंग हैबिट है वो एक्टिविटीज के थ्रू ही कंसंट्रेट कर पाता है, सीख पाता है। तो दोनों की जो लर्निंग हैबिट है उसकी वजह से ये जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट हो रहा है, यानी एक ध्यान से सुन पा रहा है, एक ध्यान से मैम की बात नहीं सुन पा रहा है, बिकॉज वो सिर्फ एक्टिविटीज के थ्रू ही लर्न कर सकता है। तो यहाँ पर जो पर्सनल फैक्टर है उससे कम्युनिकेशन अफेक्ट हो रहा है, राइट? नेक्स्ट इज विजुअल परसेप्शन, यानी आप अपने आईज के थ्रू जो भी देख रहे हो उसको किस तरीके से ले रहे हो, किस तरीके से रिसीव कर रहे हो, वो भी कम्युनिकेशन में अफेक्ट करता है। जैसे क्लास में सपोज बोर्ड में मैम ने कोई वर्ड लिखा, से मैम ने बोर्ड पे क्लास में कार लिखा हुआ है, अब जो फ्रंट डेस्क पे बच्चा बैठा है वो उसे CAR कार अपनी कॉपी में नोट डाउन करता है, बट जो लास्ट डेस्क पे बच्चा बैठा है उसको R को N की तरह परसीव करता है, यानी उसे जो दिखाई दे रहा है उसे R नहीं N लगता है। सो यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, वो जो कॉपी में नोट डाउन कर रहा है वो गलत इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर रहा है। तो ये हुआ किस वजह से? विजुअल परसेप्शन की वजह से, राइट? नेक्स्ट इज प्रीजुडिस। तो प्रीजुडिस का मतलब होता है बिना फैक्ट को जाने, बिना नॉलेज गेन किए हम अपना जजमेंट बना लेते हैं किसी के लिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्लास में एक बच्चा मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक है, और जब मैथ्स के टीचर क्वेश्चन पूछते हैं और वो आंसर जो देता है उसमें सभी बच्चे कहते हैं कि जो आंसर दे रहा है वो बिल्कुल गलत है, बट एक्चुअली में वो जो आंसर दे रहा है वो बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चों ने पहले से ही उसके लिए अपनी एक राय बना ली कि ये जो आंसर देगा वो गलत होगा, तो बिना सही आंसर को जाने हमने पहले से ही उसके आंसर को गलत बता दिया, राइट? सो दैट इज द प्रेजुडिस, और इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, ये बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट इज द एनवायरमेंट और द नॉइज। तो साथ में किसी दूसरी क्लास में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, यू आर स्वेटिंग, या फिर लाइट चली गई है, बोर्ड पर कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। नाउ नेक्स्ट इज अ कल्चर। तो वी कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, तो कल्चर के अकॉर्डिंग हमारा जो बोलने का तरीका होता है, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारे जो फूड हैबिट्स हैं वो डिफरेंट है। से क्लास में आपका जो फ्रेंड है अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कोई पर्टिकुलर फूड लेकर आता है, और आप के कल्चर में वो खाया नहीं जाता, आप उसे रिफ्यूज कर देते हो। अब आपने जब रिफ्यूज किया तो दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट हो गया।
इसी तरीके से कोई दूसरा जो पर्सन है वो जिस तरीके से बोलता है या किसी दूसरी कल्चर में जिस तरीके से ग्रीट किया जाता है वो आपके भी नहीं किया जाता, तो आप उस पर्सन का मजाक उड़ाते हो, राइट? उसके प्रति कोई भी अपना कोई अजम्पशंस बना लेते हो। तो इस वजह से भी जो कम्युनिकेशन है वो उसमें प्रॉब्लम आती है, वो बैरियर का काम करता है। सो हमें किसी के भी कल्चर के अकॉर्डिंग जो उसकी हैबिट्स है उसके प्रति कोई अजम्पशंस नहीं बनाने चाहिए, राइट? तो दीज आर द फैक्टर्स जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। वी कैन कॉल देम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बैरियर्स थे। नाउ लेट्स सी हम कम्युनिकेशन को अफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो कम्युनिकेशन को अफेक्टिव बनाने के लिए वी यूज द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट सी का मतलब होता है क्लियर, यानी जो भी हम बात कर रहे हैं वो क्लियर शब्दों में, क्लियर वर्ड्स का हम यूज करें। कोई भी ऐसा वर्ड या ऐसी बात यूज ना करें जो कंफ्यूजिंग हो, right? So we should be clear in our communication. Next is the concise का मतलब होता है जितना शॉर्ट में आप बात कर पाओ, 1 और 2 सेंटेंसेस में आप अपनी बात को कंप्लीट कर पाओगे, उतना कम्युनिकेशन आपका बेटर होगा। एंड थर्ड वन इज द कंक्रीट, यानी जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो आपको डिटेल के साथ, फुल फैक्ट्स के साथ वो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो यहाँ पर कंक्रीट का मतलब है फैक्ट्स और डिटेल्स आपको ऐड करनी है अपने कम्युनिकेशन में। that communication would be concrete. Next is the करेक्ट, यानी कोई भी इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन हमें नहीं देनी है। और अगर आप रिटन कम्युनिकेशन यूज करो तो लैंग्वेज और स्पेलिंग्स का भी आपको ध्यान रखना है, ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए लैंग्वेज। तो कोई भी गलत इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमें नहीं देनी है, हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। एंड नेक्स्ट इज द कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो कम्युनिकेट कर रहे हो, वो रिलेटेबल हो। मतलब जिस टॉपिक पे आप कम्युनिकेट करो उसी टॉपिक के अराउंड आपकी बातें हो, किसी थर्ड टॉपिक के बारे में आपको नहीं बताना है। अगर कोई थर्ड टॉपिक भी इंक्लूड कर रहे हो तो वो जो आपका मेन टॉपिक है उससे रिलेटेबल होना चाहिए, राइट? तो जितने भी फैक्ट्स आप बता रहे हो लॉजिकली कनेक्टेड होंगे आपके मेन टॉपिक से, तभी सामने वाले को आपकी बात समझ में आएगी। तो कोहेरेंट होनी चाहिए आपकी बातें, आप जो भी बोल रहे हो सेंस क्रिएट करें, राइट? नेक्स्ट इज अ कंप्लीट, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। सभी जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सारी प्रोवाइड करनी है। कभी कभी बच्चे कंक्रीट और कंप्लीट में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में मैंने आपको क्या बताया, इसमें भी हमें फैक्ट्स बताने, इसमें भी जो भी नेसेसरी डिटेल है वो बतानी है। अब दोनों में फर्क ये है कि इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक जब टीचर क्लास में कहता है कि इस बच्चे का बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कंक्रीट नहीं है। तो कंक्रीट इन्फॉर्मेशन क्या होगी, जब उसमें पूरे जो फैक्ट्स हैं, डिटेल है, वो भी इंक्लूड होगी। लाइक इस बच्चे का बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, इसने सिर्फ 20 मार्क्स स्कोर किए 100 में से। तो अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंक्रीट है कि ये जो 20 मार्क्स हैं ये तो पासिंग से भी बिलो है, तो इसका मतलब इसका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है, राइट? सो दिस इज द कंक्रीट इंफॉर्मेशन। बट ये जो नंबर हैं ये इतनी जरूरी नहीं है इंफॉर्मेशन देनी। पुअर परफॉर्मेंस से भी हम समझ सकते हैं पुअर परफॉर्मेंस है, तो ये सिर्फ फैक्ट है, डिटेल है, जिससे कि जो स्टेटमेंट दी जा रही है कि पुअर परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा क्लियर हो गई है, राइट? बट जब हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वहां पर जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है, ऑल नेसेसरी डिटेल्स बतानी जरूरी है। नेसेसरी मतलब उस डिटेल के बताए बगैर वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट ही नहीं हो सकती। जैसे आपको टीचर कहता है कि कल एग्जाम है, बट कितने बजे एग्जाम स्टार्ट होगा ये बताना तो जरूरी है, उसके बगैर तो आप एग्जाम दे नहीं पाओगे। और एग्जाम में क्या क्या लेकर आना है, क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, ये बताना भी जरूरी है। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि कल एग्जाम है, उसके साथ उससे रिलेटेड जो जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है क्या वो भी दी जा रही है? नहीं। अगर वो नहीं दी जा रही तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट सी इज कर्टियस। तो कर्टियस का मतलब होता है हम्बल रहना। जब आप कम्युनिकेट करो तो हमेशा पोलाइट और हम्बल तरीके से आपको बात करनी चाहिए, राइट? सो दीज आर द 7 C's जिससे जिनको यूज करके हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन 1। तो सेशन 1 में हमने सीखा कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं,
और कम्युनिकेशन को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, और वी कैन से बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन के, और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं यूजिंग दिस 7 C's, right? So this is session 1. Now session 2 and 3 is about methods of communication. So we have 3 methods of communication: verbal, non-verbal and visual. तो सबसे पहले हम सेशन 2 देखते हैं जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। तो व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? जब हम वर्ड्स को यूज करके कम्युनिकेट करते हैं तो वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और वर्ड्स को हम बोलकर भी यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, और हम लिख कर भी यूज करते हैं। So we have two types of verbal communication. One is the oral और spoken communication, जिसमें हम बोलकर कम्युनिकेट करते हैं, जैसे फोन कॉल पर आप किसी से बात कर रहे हो, आप स्पीच दे रहे हो, फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हो, तो वो सब ओरल एंड स्पोकन कम्युनिकेशन है। एंड सेकेंड वन इज अ रिटन कम्युनिकेशन। एसएमएस के थ्रू आप जब किसी से बात कर रहे हो, ईमेल किसी को लिख रहे हो, लेटर टाइप कर रहे हो, या फिर आप बुक पढ़ रहे हो, तो वो सब रिटन कम्युनिकेशन है। So we have these two types of verbal communication. Now let's see some advantages of verbal communication. तो सबसे पहले तो इस easy method है communicate करने के लिए, आप easily communicate कर सकते हो, आपको instant reply मिल जाता है, और आप अपने topic को कभी भी change कर सकते हो। नाउ लेट्स लुक एट द डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट इज द एक्सेंट, कि कभी कभी हमें एक्सेंट समझ में नहीं आता, क्योंकि हम डिफरेंट कल्चर से आते हैं, तो हमारी लैंग्वेजेस डिफरेंट होती है, तो उनका जो असर है वो हमारी लैंग्वेजेस पे पड़ता है, तो एक्सेंट की वजह से प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन में। सेकेंड इज कि कभी कभी हमारे सेम हमें एक्सेंट तो समझ में आ रहा है, बट वर्ड्स कंफ्यूजिंग होते हैं, आप अपनी बात को रखने के लिए सही इस वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो उस वजह से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। Now let's talk about public speaking. So public के सामने जब हमें communicate करना होता है, we hesitate, हम बात नहीं करना चाहते, हम nervous feel करते हैं। अगर आप first time public के सामने अगर आपको कुछ communicate करना हो, कोई speech देनी हो, तो उस conditions में अपनी public speaking को improve करने के लिए we have to follow 3 P's. फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर प्रिपेयर, यानी जब भी आपको किसी भी टॉपिक पे स्पीच देनी है, पब्लिक के सामने कुछ भी कम्युनिकेट करना है, तो उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लो। एंड सेकेंड इज प्रैक्टिस, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, रिहर्सल करो, और जब प्रिपेयर हो जाओ देन थर्ड स्टेप इज टू परफॉर्म करना है आपको। जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ एंड स्टार्ट स्पीकिंग, सो कॉन्फिडेंटली अपनी बात सभी के सामने रखनी है। नाउ सेशन 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स यूज नहीं होते, तो जितना भी हमारा कम्युनिकेशन है उसमें जो मैक्सिमम कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ऐसा कहा जाता है कि जो 93% कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल होता है, यानी जब आप कुछ बोलते हो सिर्फ 7% है वो हमारे वर्ड्स यूज होते हैं, बाकी 93% नॉन वर्बली हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इफ वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल, यानी जब हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं तो नॉन वर्बल में हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा बॉडी पोस्चर, ये सब आता है। तो इफ वी सी इट्स डिफरेंट टाइप्स, तो फर्स्ट इज द फेशियल एक्सप्रेशन, तो हमारी जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसके थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारा जो फेस हैप्पी है, सैड है, उससे भी सामने वाले को पता चल जाता है कि हमारे अंदर की फीलिंग्स क्या हैं। एंड सेकंड इज द जेस्चर्स, तो जो जब आप बॉडी मूवमेंट करते हो, लाइक आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो, हेलो कर रहे हो, किसी को बाय कर रहे हो तो अपना हैंड वेव करते हो, क्लास में जब टीचर क्वेश्चन पूछता है तो आप हैंड रेज करते हो, ये सभी जेस्चर्स हैं। नाउ द स्पेस, कितना स्पेस आपने मेंटेन किया हुआ है वो भी कम्युनिकेट करता है। लाइक आप किसी से, आपका कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड है तो आप उसके पास भी जाकर बात कर लोगे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसे बुरा नहीं लगेगा। बट अगर कोई स्ट्रेंजर है, कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन है लाइक योर टीचर, तो एट दैट टाइम यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर स्पेस, अदरवाइज सामने वाला पर्सन ऑफेंड भी हो सकता है, राइट? तो एक डिस्टेंस जो हम रखते हैं बात करते समय, दैट इज ऑल्सो ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज द पैरा लैंग्वेज, बोलते समय जो आपकी टोन है, कितनी स्पीड में आप बात कर रहे हो, वो भी कम्युनिकेट करता है। लाइक आप बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहे हो तो उससे पता चल जाता है ओके ये पर्सन बहुत ही नर्वस फील कर रहा है। एंड नेक्स्ट इज पोस्चर, आपका जो होल बॉडी का पोस्चर है, जैसे चेयर पर स्लाउच्ड वे में बैठे हुए हो तो पता चलेगा कि यस इट्स वो बहुत रिलैक्स है या कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। बट क्लास में टीचर के सामने आपने अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखा हुआ है तो उससे कम्युनिकेट होता है कि और कॉन्फिडेंट, आप बात सुन रहे हो ध्यान से।
राइट। एंड नेक्स्ट द टच, तो टच करके भी हम कम्युनिकेट करते हैं, लाइक टीचर या आपके पेरेंट्स जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपकी पीठ पर पैट करते हैं, तो उससे कम्युनिकेट होता है कि वो आपको इंक्रेज कर रहे हैं। जैसे जब आप हैंडशेक कर रहे हो तो कितना फर्मली हैंडशेक कर रहे हो, उससे भी पता चलता है कि ओके ये फर्मली हैंडशेक कर रहा है, कॉन्फिडेंट पर्सन है। तो जो हम जिस तरीके से हम टच करते हैं उससे भी काफी कुछ कम्युनिकेट होता है। नेक्स्ट इज द आई कॉन्टेक्ट, तो जब आप बात करते समय अगर आई कॉन्टेक्ट नहीं रखते तो ऐसा लगता है कि ओके ये पर्सन मेरी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं रख रहा है। जब आई कॉन्टेक्ट रखते हो तब लगता है कि ओके दिस पर्सन इज लिसनिंग टू मी। सो आई कॉन्टेक्ट भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नाउ लेट्स सी द विजुअल कम्युनिकेशन। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने देखा कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो यूज होती है, बट जब हम विजुअल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेजेस, साइन बोर्ड्स, ये सब यूज होते हैं। सो अगर हम देखें, जब आप ट्रैवल करते हो रोड्स पर बहुत सारे साइन बोर्ड्स देखते हो, सिंबल्स देखते हो, इन सिंबल से कम्युनिकेट होता है। लाइक इफ यू सी दिस सिंबल समवेयर यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पर हॉर्न अलाउड नहीं है, आप हॉर्न नहीं बजा सकते। एंड इफ यू सी दिस सिंबल्स की आगे कुछ दूरी पर रेड लाइट है, एंड इफ यू सी दिस सिंबल यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि इस एरिया में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। और रेलवे क्रॉसिंग से पहले आप ये वाला सिंबल देखोगे। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप इस तरह का सिंबल देख सकते हो, ये बताता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये फ्लेमेबल है, यानी जल्दी से आग पकड़ सकता है। एंड इफ यू सी कोई स्लोपिंग एरिया है या कोई फिसलन वाली जगह है तो वहां पर इस तरह का साइन आप देख सकते हो जो बताता है कि जो स्पेस, जो जगह है ये स्लिपरी है। एंड इस सिंबल को तो आप अच्छे से जानते हो, वीडियो को पॉज करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, उस बटन पर हम क्लिक करते हैं। एंड आप स्कूल्स में इस तरह का सिंबल तो देख सकते हो, जो टॉयलेट्स हैं वहां पर लेडीज एंड जेंट्स के टॉयलेट्स के सामने इस तरह के सिंबल्स यूज होते हैं, राइट। So this is non-verbal and visual communication. Now let's talk about the writing skills. Now session 4 and 5 हमारा writing skills के बारे में, यानी जब हम लिखकर communicate करते हैं उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हम राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स सी दैट। तो जब भी हम लिखकर कम्युनिकेट करते हैं तो हम फ्रेजेस और सेंटेंसेस का यूज करते हैं। फ्रेजेस मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कंप्लीट सेंस नहीं बनता। इफ आई से अ स्मार्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कुछ सेंस क्रिएट कर रहा है बट कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। बट इसकी जगह पर अगर मैं ये कहती हूँ ही इज अ स्मार्ट स्टूडेंट, नाउ ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो जो सेंटेंसेस होते हैं वो कंप्लीट थॉट को कम्युनिकेट करते हैं। और सेंटेंसेस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। और जो सेंटेंसेस खत्म होते हैं वो फुल स्टॉप से हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क से, एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स हम यूज करते हैं। सो लेट्स सी द पंक्चुएशन मार्क्स जो हम रिटन कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो फुल स्टॉप जैसे कि आप जानते हैं सेंटेंस के एंड में यूज होता है, इस फुल स्टॉप को हम शॉर्ट फॉर्म्स में भी यूज करते हैं। कोमा जब हमें मल्टीपल आइटम्स के बारे में बताना हो, लाइक उसके पेंसिल बॉक्स में ही हैज अ पेन, इरेजर, रेड पेन, ब्लू पेन। सो यहाँ पर डिफरेंट आइटम्स में डिस्क्राइब कर रही हूँ तो यू हैव टू यूज कोमा टू सेपरेट देम। तो ये रिटन कम्युनिकेशन में यूज होता है। क्वेश्चन मार्क कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एंड में क्वेश्चन मार्क का पंक्चुएशन मार्क यूज होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा कोई वर्ड है या सेंटेंस है जहां पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है तो वहां पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क का जो सिंबल है, पंक्चुएशन मार्क है, ये यूज होगा। अपोस्ट्रोफी हम यूज करते हैं बिलोंगिंगनेस दिखाने के लिए, लाइक इफ आई से राम्स कैट, तो यहाँ पर ये कैट किसको बिलोंग करती है, राम को, तो वी यूज दिस एपोस्ट्रोफी सिंबल। नाउ जब हम लिखते हैं तो सेंटेंस में ऐसा नहीं कि किसी भी लेटर को आप कैपिटल बना दोगे, तो कैपिटल लेटर्स यूज करने का भी एक रूल होता है, दैट इज मीन्स, विच मीन्स दैट M स्टैंड्स फॉर मंथ। यानी अगर सेंटेंस में कहीं पर भी मंथ का नेम यूज हो रहा है लाइक जनवरी, फरवरी, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही यूज करोगे। एंड आई जहां पर भी आप आई यूज करो, लाइक स्टार्टिंग में, मिडल ऑफ द सेंटेंस या सेंटेंस के एंड में, कहीं पर भी आप यूज करो आई को, यू हैव टू यूज दिस लेटर इन कैपिटल। एंड N स्टैंड्स फॉर द नेम्स, तो जितने भी पर्सन, प्लेस, थिंग के जो नाम आप यूज करते हो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। एंड T स्टैंड्स फॉर टाइटल्स, जैसे डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, ये जो टाइटल्स हैं इनका जो फर्स्ट लेटर है वो भी हमेशा कैपिटल होता है।
एंड एस स्टैंड्स फॉर द स्टार्टिंग लेटर, जो सेंटेंस का जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। सो फ्रॉम दिस रूल वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि कौन से लेटर को हमें कैपिटल रखना है लिखते समय। नाउ लेट्स सी द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं हर वर्ड को हमने एक कैटेगरी दी हुई है। कैटेगरी क्यों दी हुई है? ताकि हम उस लैंग्वेज को लिखते समय करेक्टली लिख पाए, जो लैंग्वेजेस को सीख रहे हैं वो अच्छे से समझ पाए, एफिशिएंटली हम कम्युनिकेट कर पाए, इसलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं। तो जितने भी जो भी वर्ड्स किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम है उन वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं, और नाउन की प्लेस पर जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। एंड वर्ब आर द एक्शन वर्ड्स, जो भी वर्ड एक्शन को दिखाते हैं लाइक रन, ईट, जंप, ये सारे वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। और एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। जैसे डॉग है तो ब्राउन डॉग, तो यहाँ पर ब्राउन जो वर्ड है वो डॉग का कलर बता रहा है, तो इसमें नाउन के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, सो दैट्स अ एडजेक्टिव। एंड एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, वर्ब के बारे में ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पर फास्ट वर्ड रन के बारे में बता रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को डिस्क्राइब करें, इवन एडवर्ब्स ऐसे वर्ब को भी कहते हैं जो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करते हैं। लाइक जैसे ये ब्लू है, ये एडजेक्टिव है, तो इसके सामने जैसे लाइट ब्लू अगर हम ऐड कर दें तो ये ब्लू को ही डिस्क्राइब कर रहा है लाइट वर्ड, तो यहाँ पर लाइट वर्ड क्या है? एडवर्ब है। एंड प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। लाइक इफ आई से दिस बोटल इज ऑन द टेबल, तो बोटल एंड टेबल के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा है विद द वर्ड ओन, तो यहाँ पर ओन क्या है? आपका प्रीपोजिशंस। और कंजक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो फ्रेजेस, दो वर्ड्स और दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं आपस में। सो कंजक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स और टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं, लाइक बहुत ज्यादा खुश हो, वाओ, तो ये जो वर्ड है ये हैप्पीनेस को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इंटरजेक्शन ये होते हैं। नाउ 3 वर्ड्स और होते हैं, ए एंड द, इन तीनों वर्ड्स को हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो ये होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को बताने के लिए। जब अगर हम किसी एक चीज की बात कर रहे होते हैं तो हम ए और एन यूज करते हैं। एन हम उस वर्ड के लिए यूज करते हैं जिसकी जो फर्स्ट साउंड है वो वोवल की आती है। लाइक यू कैन सी इन दिस वर्ड एप्पल, तो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी वोवल से। वोवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। वैसे तो इंग्लिश ग्रामर के बारे में सभी को पता है, बट एज दिस इज द पार्ट ऑफ योर कोर्स, तो मैं सिर्फ जस्ट एक आपके रिवीजन के लिए सभी चीजें बता रही हूँ। तो ये वोवल्स हैं, और इन वोवल्स की अगर साउंड आते हैं किसी वर्ड में, जैसे ऑनेस्ट अगर हम बोले ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर स्टार्ट तो ये एच से हो रहा है, बट जब हम इसको बोलते हैं, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओ से शुरू हो रही है, साउंड ओ से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स इसकी साउंड वोवल से स्टार्ट हो रही है, तो वी यूज एन हियर, राइट। और अगर कंसोनेंट साउंड है, जैसे इसमें ब से की साउंड आएगी बुक, तो वी यूज ए हियर, राइट। यानी एक चीज के बारे में बताने के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं, और द यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बताने के लिए, किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बताने के लिए। लाइक इफ आई से द ताजमहल, तो भी एक ताजमहल एक यूनिवर्सल चीज है जिस सबको पता है, जब मैं ताजमहल बोल रही हूँ कौन से पर्टिकुलर ताजमहल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे द ताजमहल यूज होगा, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंटेंसेस। तो हमें समझ में आ गया कि सेंटेंसेस में जो जितने भी वर्ड्स होते हैं हर वर्ड की कैटेगरी है जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। तो हर सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इफ यू सी, हर सेंटेंस में हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक रनिंग, जंपिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, तो ये सभी एक्शन वर्ब्स हैं। तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स है जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। अब इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? ये वर्ड दिव्या, दिव्या इस एक्शन को परफॉर्म कर रही है, और इस एक्शन का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बुक पर। किस
किसको पढ़ा जा रहा है, किसको रीड किया जा रहा है, बुक को। तो बुक यहाँ पर एक्शन को रिसीव कर रही है। सो इस बेसिस पे हम 3 पार्ट्स में सेंटेंस को डिवाइड करते हैं। एक तो है आपका वर्ब। वर्ब वो वर्ड हैं जो एक्शंस होते हैं, जो एक्शन को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर पढ़ने का एक्शन किया जा रहा है और इस एक्शन को कर कौन रहा है, दिव्या। तो दिव्या को हम यहाँ पर सब्जेक्ट कहते हैं और जिस पर एक्शन परफॉर्म होता है, जो एक्शन को रिसीव करता है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे सेंटेंस के। और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो दिव्या रीड्स बुक, दिव्या ने बुक पढ़ी, तो यहाँ पर डायरेक्टली बुक पर असर पड़ रहा है, बुक पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी बुक ये जो रीड का एक्शन है वो बुक रिसीव करे, तो दिस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, लाइक इफ यू कैन सी इन दिस सेंटेंस, अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर। अब्दुल ने गिफ्ट दिया, बट किसको दिया, अपनी मदर को दिया। तो यहाँ पर मदर है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और गिफ्ट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि गिफ्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है, राइट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन फील होती है तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए वी कैन आस्क दिस क्वेश्चंस अबाउट द एक्शन। जैसे यहाँ पर गिव का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो हम पूछ सकते हैं कि गिव है तो क्या दिया जा रहा है, व्हाट। तो व्हाट का जो भी आंसर होगा दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनका जो आंसर होगा दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। सो वी हैव दीज 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी द एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। तो जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं उनको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। लाइक इफ आई से टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक, सो ये नॉर्मल सेंटेंस है, दिस इज कॉल्ड द एक्टिव वॉइस। बट अगर मुझे टॉपिक पे एम्फेसाइज करना हो कि टॉपिक टीचर के थ्रू एक्सप्लेन किया गया, टॉपिक इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, तो ये जो सेंटेंस है दिस इज कॉल्ड द पैसिव वॉइस। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम ये यूज करते हैं। जब हमें जो ऑब्जेक्ट है उस पर ज्यादा जोर देना है, एम्फेसाइज करना है उसको, तब हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं, राइट। यू कैन सी इन हियर विद दिस एग्जांपल, जैसे शी रोट अ लेटर। तो ये सिंपल एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। बिकॉज एक्टिव वॉइस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन को जो कर रहा है वही सब्जेक्ट है, तो शी एक्शन परफॉर्म कर रही है, सो दिस इज द सब्जेक्ट हियर। बट जब हम इसको पलट देते हैं, यानी जो एक्शन को रिसीव करता है, लेटर रिसीव कर रहा है एक्शन को, इसको हम सब्जेक्ट बना दें, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट चला गया, दिस इज अवर सब्जेक्ट। बट ये कहाँ यूज कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज कर रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है, तब हम कहते हैं पैसिव वॉइस, राइट। तो ये आपने इंग्लिश ग्रामर में सीखा होगा, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, राइट। वैसे कन्वर्जन इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, बट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि सेंटेंस दिया हो, आप उसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को मिल जाए, बिकॉज दिस इज द बेसिक ग्रामर जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम नॉर्मली कोई फैक्ट, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, आप सिंपली बता रहे हो कि आप स्कूल जाते हो, तो दिस इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड इज द इंटेरोगेटिव, ऐसे सेंटेंस जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम ये क्वेश्चन मार्क का जो पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं। एंड थर्ड टाइप सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी, जिसमें हम कोई भी इमोशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उसको डिस्क्राइब करते हैं जिन सेंटेंसेस में, उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं और इनमें हम ये एक्सक्लेमेशन पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं। एंड वी हैव द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या किसी को कोई एडवाइस दे रहे होते हैं, तो उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क ये दोनों यूज हो सकते हैं। लाइक इफ आई से बी केयरफुल, तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीके से एडवाइस दे रही हूँ या फिर ऑर्डर दे रही हूँ, बट ये एडवाइस बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ है, तो इसलिए इसमें मैं एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करूंगी, राइट। सो एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप ये दोनों ही इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। लाइक इफ योर टीचर से जस्ट गो आउट ऑफ द क्लास,
तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें फुल स्टॉप लगेगा, इसमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है टीचर स्टूडेंट को। तो वी हैव दीज 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नाउ सेशन 6 प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स के बारे में है। तो जब हम बोलते हैं तो जो शब्द जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से आप उच्चारण कर रहे हो, वो प्रोनाउंसिएशन है, यानी जो साउंड्स निकल रही है वर्ड्स को बोलते समय वो प्रोनाउंसिएशन है। और इन साउंड्स की स्टडी को फोनेटिक्स कहा जाता है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 26 लेटर्स हैं, बट जब हम साउंड्स की बात करें, क्या 26 साउंड्स हैं? वी हैव मोर देन 26 साउंड्स। तो स्पेलिंग्स और साउंड कभी भी बराबर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से CAR कार, तो यहाँ पर ये जो ए है इसकी साउंड क्या आ रही है? आ रही है, कार। बट इफ आई से कैन, तो सेम लेटर है बट साउंड यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर ए की साउंड आ रही है, कैन, राइट। तो सेम लेटर बट डिफरेंट साउंड्स दोनों वर्ड्स में यूज हो रहा है, तो स्पेलिंग और साउंड इक्वल नहीं होते। वी हैव 3 काइंड्स ऑफ साउंड्स। फर्स्ट इज अ वोवल साउंड। सो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास 5 वोवल्स है इंग्लिश ग्रामर में, E, A, E, I, O, U। तो 5 वोवल्स है बट 5 साउंड्स नहीं है। वी हैव 12 साउंड्स ऑफ वोवल्स। तो शॉर्ट वोवल की साउंड, लॉन्ग वोवल्स की साउंड, इस तरीके से वी हैव 12 साउंड्स ऑफ वोवल्स। एंड सेकेंड टाइप की जो साउंड है वो है डिप्थोंग्स, जिसमें हम 2 वोवल्स को ज्वाइन करके जो साउंड बनती है वो यूज करते हैं। लाइक यू कैन सी इन दिस वर्ड काओ, तो यहाँ पर ओ है बट आओ, ओ की यूज आ रही है, यानी ए और यू को मिला के, ये जो 2 वोवल्स है इनको मिला के जो साउंड आ रही है वो हम काओ में यूज कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर कॉल्ड डिप्थोंग्स। एंड नेक्स्ट इज द कॉन्सोनेंट्स, यानी वोवल्स और डिप्थोंग से अलग जो साउंड होती है। वी कैन सी हियर पोर्ट, तो प और ट की जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, राइट। तो अगर हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है तो हम जो भी बोला जा रहा है उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। नाउ सेशन 7 है ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन के बारे में। सो जब हम किसी से मिलते हैं तो हम पहले ग्रीट करते हैं, फिर आप अपने बारे में बताते हो, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो ये सब चीजें आप बताते हो। तो अगर हम ग्रीटिंग्स की बात करें तो ग्रीटिंग्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होती है फॉर्मल ग्रीटिंग, तो फॉर्मली जब आप अपने बड़ों से, टीचर से या किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, तो उस समय जब ग्रीट करते हो तो आप फॉर्मली ग्रीट करते हो। आप हाय हेलो नहीं बोल सकते, आप गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इस तरह के शब्दों का यूज करते हो। बट जब हम अपने फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से बात करते हैं तो हम हाय हेलो इन इस तरह के शब्दों का यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ग्रीटिंग। और ये जो ग्रीटिंग है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाते हैं। लाइक जब हम सुबह किसी से मिल रहे होते हैं तब हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, जब दोपहर में किसी से मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून, शाम के टाइम पे आप गुड इवनिंग का यूज करते हो, राइट। और एक फैक्ट और है, गुड नाइट कोई ग्रीटिंग नहीं है। जब हम बेड पर सोने जाते हैं उससे पहले हम गुड नाइट शब्द का यूज करते हैं, तो दिस इज नॉट अ ग्रीटिंग। नाउ आप ग्रीट करने के बाद आप अपने बारे में बताते हो। जब आपसे आपके बारे में पूछा जाता है, या सपोज कहीं इंटरव्यू देने का अगर आपको मौका मिले, या किसी स्ट्रेंजर से या किसी से पहली बार मिल रहे हो, तो आपको अपने बारे में बताना पड़ता है। सो आप अपने बारे में जब क्या क्या चीजें बताते हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, जैसे आप पढ़ते हो तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो ये सब बातें बताते हो। आप अपने इंटरेस्ट और हॉबीज के बारे में भी बताते हो, आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, इन सब के बारे में भी आप बताते हो, राइट। सो जब भी हम किसी पर्सन से मिले तो हमें हमेशा स्माइल करके उससे बात करनी चाहिए, स्माइल करके अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, राइट। सो ये सभी चीजें हैं आप अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय बता सकते हो। तो ये सब है जब आप वर्बली अपने बारे में बता रहे हो। कभी कभी रिटर्न में भी आपके बारे में पूछा जाता है। जैसे कोई फॉर्म फिल करना है तो उसमें आपको बॉक्सेस मिलेंगे, नेम का बॉक्स, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी होती है, एड्रेस आपको फिल करना होता है, राइट। उसमें पिन भी होता है। पिन एक रीजन का कोड होता है। एक सिटी के अंदर हर पर्टिकुलर रीजन का अपना एक कोड होता है, यानी वहां पर जो पोस्ट ऑफिस होता है वो पोस्ट ऑफिस एक पर्टिकुलर कोड यूज करते हैं, उसको हम पिन कहते हैं, पोस्टल कोड भी बोल सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो नॉर्मली फॉर्म फिल करते समय आपसे पूछी जाती है। नाउ सेशन 9 है आस्किंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि हम क्वेश्चन पूछते क्यों हैं, क्या जरूरत है हमें क्वेश्चन पूछने की।
तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको कुछ क्लैरिफाई करना है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं, कोई कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे दूर करना है, या फिर किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो आप अपनी बात स्टार्ट करना चाहते हो, तब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पूछकर। और क्वेश्चंस हमेशा हमें राइट टाइम पर पूछनी चाहिए, उससे हमारे डाउट भी क्लियर होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो मिल भी जाती है। नाउ जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है या नहीं, ये कैसे हम श्योर करें। तो उसके लिए 5W+1H मेथड यूज होता है, जिसका मतलब होता है व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन एंड वेयर एंड हाउ। अगर इन सभी क्वेश्चंस के आप आंसर कर पा रहे हो अपनी इंफॉर्मेशन से, दिस मीन्स दैट कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। नाउ जो क्वेश्चंस होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड का क्वेश्चंस का मतलब जिनके आंसर सिर्फ यस या नो में दे सकते हो, लाइक डू यू हैव अ टीवी एट होम, तो यस या नो आप बोल सकते हो। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स आप डिटेल में दे सकते हो, एक सेंटेंस में, दो सेंटेंसेस में, और मोर देन दैट। जैसे कि व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी, तो इसका आंसर आप सिर्फ सेंटेंस में ही दे पाओगे, यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। तो दीज आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। नाउ अगर हमें क्वेश्चंस फ्रेम करने, यानी किसी से क्वेश्चन पूछना है, अगर ओपन एंडेड पूछना है या फिर क्लोज एंडेड पूछना है, तो कैसे हम पूछेंगे, कैसे फ्रेम करेंगे अपने क्वेश्चंस को। अगर हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बनाने हैं तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो है सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों को एक्सचेंज करके, स्वैप करके, लाइक यू कैन सी इन दिस फर्स्ट एग्जांपल, ही इज देयर, यहाँ पर इज और ही को हमने स्वैप कर दिया है, तो इससे क्वेश्चन बन गया है इज ही देयर, तो इसका आंसर यस या नो में हो सकता है। दिस इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। दूसरा तरीका है हेल्पिंग वर्ब को यूज करना, जैसे दे कुक डिनर, इसमें यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, डू दे कुक डिनर। जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, बी, डू, हैज, हैव, इनका यूज कर सकते हैं। और मॉडल वर्ब्स वर्ड्स जैसे कैन, शैल, मे, शुड, कुड, इन सब का हम यूज कर सकते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चंस को फ्रेम करना हो तो हम जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, व्हेन, वेयर, इन सब का यूज करते हैं। यानी जो भी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा 5W+1H, इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए, लाइक व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड यू गो, राइट। सो दिस इज अबाउट द आस्किंग क्वेश्चंस। नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर यूनिट 1। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं सेल्फ मैनेजमेंट को कवर करूंगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।